शॉर्ट में KCL बोल देते हैं। ठीक, उसमें अब ये देखिएगा कि मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं सीधा सीधा इसका जो है ना तरीका बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस इस तरह से आ रहा है, मतलब एक वायर है, वायर में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि कोई भी बल्ब है, फैन है, टीवी है, कुछ भी, तो वो आपका रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आएगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ वो रेजिस्टेंस जरूर ऑफर करेगा। तो जहाँ पर आप ये समझिए, जहाँ पर सबके वायर अगर मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर जुड़े हुए हैं ना, तो उस पॉइंट को हम बोल देते हैं नोड, इसको बोल देते हैं नोड। हम मान लीजिए कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इधर से करंट आ रहा है I1, और मान लीजिए इधर से करंट आ रहा है I1 और I2, और मान लीजिए इधर से करंट आ रहा है I3। तो तीन जगह से करंट आ रहे हैं, तो फिर जो चौथा वाला है ना, उसमें से करंट जाएगा, उसमें आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कभी भी फिर सारी नोड से एक जगह करंट आ जाए, क्योंकि वो सर्किट जो है वो सर्किट ही ब्लास्ट हो जाएगा फिर। तो करंट अगर आ रहा है तो करंट को जाने का भी रास्ता मिलना चाहिए। तो I1 यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो नोड है, इस नोड पर इधर से इस वाले वायर से करंट ऐसे आया, इस वाले वायर से ऐसे आया, इस वाले वायर से ऐसे आया, तो यहाँ से फिर ये निकलेगा, इसको हमने बोल दिया I4। हम आप ये देखिए, किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी नोड पर जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट लीव करता है। तो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। ठीक है, अब करंट एंटर कितना कर रहा है I1 ये भी एंटर कर रहा है, ये भी इस नोड की तरफ आ रहा है, ये भी इस नोड की तरफ आ रहा है, तो ये सारे करंट एंटर कर रहे हैं इस नोड को। तो I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं करंट लीविंग की। तो इस नोड को छोड़कर कौन सा करंट जा रहा है I4, वो नोड से दूर की तरफ जा रहा है, तो ये I4 के इक्वल हो गया। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4। तो ऐसे ही आप ये देख लीजिए, मैक्सिमम आप ये समझना कि अगर किसी नोड से ब्रांचेस जुड़ी हुई है, जैसे 1 2 3 4 ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, तो मैक्सिमम 5 ब्रांच का क्वेश्चन आ जाएगा, बल्कि 4 का ही आप समझो, 5 का भी मुश्किल ही आता है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई सर्किट डायग्राम आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और हम बहुत कॉम्प्लेक्स वाले भी एक बार कर लेंगे, मतलब आपका खुद ही मन करेगा अगर समझ में आ गया तो। नहीं समझ में आए तो मेरे को बता देना। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल जरूर आता है एग्जाम में, KCL और KVL पर बेस्ड। अच्छा, इसी तरीके से फिर है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो डेफिनेशन इसकी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इसको भी बताएंगे। इसमें ना इसको मैश रूल या लूप रूल भी बोल देते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको कह देते हैं KVL, शॉर्ट में KVL। तो इसमें मुझे किसी ना किसी प्रॉपर सर्किट की जरूरत होती है। यहाँ पर तो सिंगल वायर, और वायर जिस नोड पर जुड़ रहे हैं वहां पर हम ये देख लेते हैं कि कितना करंट एंटर कर रहा है, जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। ठीक, अब बात करते हैं वोल्टेज लॉ की। तो वोल्टेज लॉ में ऐसा होता है कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर इस तरह से जुड़ा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, और यहाँ पर लगा हुआ है एक वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो हम जानते हैं वोल्टेज सोर्स यानी कि बैटरी। बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? 2 पैरेलल लाइन से, जिसमें एक लाइन लंबी होती है, एक लाइन छोटी होती है। ऐसा करते हैं, लंबी वाली लाइन यानी पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली लाइन यानी नेगेटिव टर्मिनल, तो प्लस माइनस। अब मान लीजिए यहाँ पर है 5 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से निकलता है, ऐसे निकला करंट पॉजिटिव से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से निकला,
तो आप ये देखिए जब ये आई यहाँ से निकला तो क्योंकि ये वाला और ये वाला तीनों एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं और फिर हम नेगेटिव तक पहुँच गए, तो तीनों के तीनों सीरीज में हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि सीरीज में करंट तो सेम ही रहता है तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये याद रखना। सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, और पैरेलल जो है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये याद रखना आप। अब देखिएगा कि जैसे यहाँ से पॉजिटिव से निकलेगा करंट तो ऐसे गया, तो इसमें भी जाएगा करंट आई क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, इसमें भी आई और इसमें भी आई। ठीक है, और कभी कभी आप ऐसा भी देखेंगे कि जो करंट है वो जैसे मैंने इन तीनों रेसिस्टेंसेस में अलग अलग दिखाया है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ना इस तरह से लिखकर दिखा देते हैं, ऐसे एक लूप बना देंगे और यहाँ पर लिख देंगे आई या I1। कई बार ऐसा होता है कि भाई दो लूप्स होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्योंकि बिल्कुल जस्ट अभी शुरुआत करी है तो मैं अभी सिंगल लूप का एक बार बता रहा हूँ, फिर डबल लूप का भी बताता हूँ। तो ये क्या है, लूप का मतलब ये है कि आपने जहाँ से स्टार्ट करा आप घूम फिर कर वहीं आ गए, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करा और आप घूम फिर कर यहीं आ गए। तो अब देखिएगा मैं जब इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी पॉइंट मान लो, आप मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट करा इस वाले नोड से, तो भाई आपको घूम फिर कर इधर आना है, तभी आपका केवीएल कंप्लीट माना जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक, तो आप मान लीजिए यहाँ से करा या यहाँ से करा या यहाँ से, जहाँ से आपको वहाँ से ले लेते हैं। हमने कहा कि भाई हमें वोल्टेज लॉ लगाना है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है इसको लूप रूल भी बोल देते हैं, लूप रूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये किरचॉफ्स करंट लॉ था तो यहाँ पर करंट लेकर चले थे, ये वोल्टेज लॉ है तो वोल्टेज लेकर चलेंगे। अच्छा, अब ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को मान लीजिए कि ये वोल्टेज हमारे पास मान लीजिए 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है मान लीजिए। तो मैंने सोचा कि मैं ये यहाँ पर एक नोड बना ली, ये जो कोने है ना ये कोने ही नोड है, तो हमने नोड बना ली और यहाँ से मैं चलना शुरू करा, इधर कुछ भी नहीं आया, छोड़ दीजिए। अब इधर 5 ओम आ गया, तो वोल्टेज कैसे निकलेगी, मैं जानता हूँ भाई ओम्स लॉ, I इंटू आर वोल्टेज होती है, तो 5I, फिर अगला क्या आएगा 2, तो 2 रेसिस्टेंस और ये करंट है तो 2I प्लस 2I, सबको ऐड करते चले जाना है। क्या ये 2I हो गया और फिर आगे गए तो ये 3I। ठीक है, और इसके बाद अब मैं घूमकर इधर आ गया, तो यहाँ पर भाई इनकी तो मैंने वोल्टेज निकाल ली, करंट इंटू रेसिस्टेंस करके वोल्टेज निकाल ली। अब मैं आ गया तो अब ये वोल्टेज सोर्स है, मुझे कहाँ तक जाना है, जहाँ से स्टार्ट करा है लूप का मतलब ये जब तक वहाँ नहीं पहुँचोगे लूप कंप्लीट नहीं होगा, तो मुझे तो यहाँ तक जाना है। अब जब मैं यहाँ तक जाऊँगा तो रास्ते में मैंने देखा बैटरी बढ़ रही है, अब बैटरी का जो टर्मिनल पहले पड़े बैटरी का वही साइन लगा दो आप, नेगेटिव टर्मिनल पड़ रहा है, ठीक है, तो आप वोल्टेज लिखोगे -20 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका लूप कंप्लीट हो गया। अब आप ये सोचो कि अगर आप उल्टे चल रहे होते, मैं तो भाई यहाँ से जाऊँगा तो फिर पॉजिटिव पहले आएगा। ठीक है, देखिएगा मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या हो गया 5 + 2 + 3, तो तीनों में जो वेरिएबल है वो आई है, करंट है जो मेरे को कैलकुलेट करना है, तो 5 2 7 7 + 3 10 आई हो गया, -20 को उधर ले गए, ये हो गया प्लस का 20, तो 10 1 10 10 2 20, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर, आई की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई। अब क्योंकि बहुत बेसिक सर्किट है तो आप एकदम से कह सकते हैं इसमें क्या नया है, पूरे सर्किट में 3 ही रेसिस्टेंसेस लगे हुए हैं, तीनों सीरीज में है, सीरीज में रेसिस्टेंस को जोड़ दो, तो 5 और 2 7 और 3 10, तो 10 ओम तो मेरे पास रेसिस्टेंस हो गया। पूरे सर्किट में एक ही बैटरी जुड़ी हुई है 20 वोल्ट की, तो बैटरी यानी कि वोल्टेज कितना हो गया 20, रेसिस्टेंस कितना हो गया 10, तो भी 2 ही आ रहा है। तो इसमें क्या नया है, अब नयापन वो बताता हूँ आगे ये है कि हमें ये बेसिक फंडा समझ में आ गया। उसके बाद अगर मान लीजिए 2 लूप हो, 3 लूप हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी लूप हो, अगर मुझे ये रूल्स पता है ये वाला और ये वाला, तो मुझे ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पहले इस सीरीज़ वाले को सॉल्व कर, फिर इस पैरेलल वाले को सॉल्व कर, फिर देख दोनों आपस में कैसे हैं, वो नहीं करना। तो इसलिए केवीएल और केसीएल से क्वेश्चंस आसान होते हैं, नया कंसेप्ट जरूर है सीखने में, लेकिन क्वेश्चंस आपके आसान बन जाते हैं इससे। अब देखना जैसे I = 2 एम्पियर आ गया, तो हमने कौन सा रास्ता लिया, हमने ये वाला रास्ता लिया। अब मैं कहूँगा कि नहीं भाई मुझे तो रास्ता उल्टा लेना है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ऐसे जा रहा हूँ तो करंट अपनी डायरेक्शन नहीं बदलने वाला, करंट तो पॉजिटिव से निकलेगा और घूम फिर कर नेगेटिव तक आना है करंट को, तो वो तो घूम फिर कर यहाँ पर नेगेटिव तक आ रहा है करंट। लेकिन अब आपने कहा कि नहीं मैं रास्ता उल्टा ले रहा हूँ, मैं तो अलग तरीके से लगाऊंगा इसको, तो हाँ ठीक है लगा लो, फंडा सेम रहेगा। अब मैं यहाँ से और इधर को चला तो सबसे पहले क्या आया, वोल्टेज सोर्स आया, तो पहले कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है पॉजिटिव, तो लिखेंगे प्लस का 20। ठीक है,
अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँचे, अब कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर 3 ओम आ गया और 3 ओम में करंट कितना है आई, तो 3 आई, लेकिन करंट इधर आ रहा है, मैं उल्टा जा रहा हूँ, तो उसको +3 आई ना लिखकर -3 आई लिखेंगे, तो ये हो गया -3 आई। फिर हम इधर पहुँचे, तो अब हम इधर को जा रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, तो इस तरफ आऊँगा वापस, ठीक है। तो अब यहाँ पर करंट इस तरफ आ रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ, तो -2 आई। फिर करंट इस तरफ, मैं इस तरफ, तो -5 आई। और फिर वापस घूम फिर कर हम यहाँ आ गए, ठीक है। तो आप पाथ कुछ भी लीजिए, आपके रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ने वाला। आप पाथ सीधा ले लो, आपको नहीं मैं तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं क्लॉकवाइज चलूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा। और इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें क्या है, जो इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0, वो हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल में डेफिनेशन इसकी भी यही है, KCL की भी यही है। वहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर करंट है, उसमें ये है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू 0। तो हम ये कहेंगे कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द नोड, तो एंटर करने वाला कौन सा है, I2, I1 और I3, लेकिन ये तो लीव वाला है ना, तो अगर इसको एंटरिंग वाले कैटेगरी में डालना है तो -I4 लिखेंगे, I1 + I2 + I3 -I4, क्योंकि I4 एंटर नहीं कर रहा है, लीव कर रहा है, इज इक्वल टू 0। तो वो इज इक्वल टू 0 करोगे तो भी I4 इधर चला जाएगा, तो ये भी ठीक है, ये वो एल्जेब्रिक सम वाली डेफिनेशन, दोनों ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा भाई, 20 तो इधर रह गया, -3 -2 -5 कितना हो गया, -10, उधर जाकर प्लस का 10 आई, तो 10 2 = 20, तो आई की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ गई, 2 एम्पीयर। ठीक, चलिए अब ये समझ में आ गया, ठीक है। हम कोई भी रास्ता ले सकते हैं, हमारा रिजल्ट गलत नहीं होगा अगर वोल्टेज में जो टर्मिनल पहले आए वो लिख दो, बस आप उसका साइन वही ले लो, पॉजिटिव पहले पढ़ रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव पहले पढ़ रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस जो हैं, पहले तो एक NCERT का क्वेश्चन करवाऊंगा, तो भाई ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है ना? यस सर। थोड़ा मैंने जूम आउट करा है, छोटा तो नहीं है, जो लिखा है वो छोटा तो नहीं लग रहा ना, ठीक है, ठीक है। यस सर। चलिए अब एक क्वेश्चन लिख लो। हाँ जी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल find the potential difference across each cell and the rate of energy dissipation and the rate of energy dissipation and the rate of energy dissipation in capital R, in capital R। अब देखिए फिगर दे रखी है, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, ये इस तरीके के जो टर्म्स है ना, इनको देखकर घबराना मत। रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली नेटवर्क डायग्राम आपको दे रखा होता है। अब नेटवर्क डायग्राम क्या है वो देखिएगा। चलिए जी, अब इसमें ऊपर दिया है E1 = 12 वोल्ट, E1 = 12 वोल्ट और यहाँ पर है स्मॉल r1 = 2 ओम। ये बीच में रेजिस्टेंस दे रखा है कैपिटल R, और फिर है E2। सर ये इंडेक्स का है या फिर ब्रैकेट के साथ इसका है?
किसका? नहीं एक मिनट, ये ना मैं पहले एनसीईआरटी वाला सोच रहा था, फिर मुझे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। तो ये सीबीएसई सैम्पल पेपर 2011 का है, ठीक है। अब E2 है 6 वोल्ट और R2 है 1 ओम, R2 है 1 ओम, और बीच में जो कैपिटल R है ये दे रखा है 4 ओम, ठीक। अब दिमाग में ये आता है कि ये बोल रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। मैं ये क्वेश्चन इस वजह से चूज कर रहा है क्योंकि एकदम से मन में ये आता है कि भाई सेल यहाँ पर कितने हैं, सेल मतलब बैटरी, बैटरी यहाँ पर कितनी है, एक और दो, ये 2 बैटरी हैं, ठीक है। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है इधर 12 वोल्ट है, इधर 6 वोल्ट है, इधर 12 वोल्ट है और इधर 6 वोल्ट है। तो वो कह रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रहे ये ईएमएफ दे रखा है, ईएमएफ मतलब उनके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। वो कह रहे हैं कि अक्रॉस ईच सेल, अक्रॉस ईच सेल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे वाले ब्रांच में, इधर भी और इधर भी, ठीक। अब है क्या कि अलग अलग निकालने की ज़रूरत हमको पड़ेगी नहीं। रीज़न क्या है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये और ये तीनों ब्रांचेस पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका आएगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम आएंगे, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, लेकिन करंट जो है वो वेरी करता है, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई इधर तो सिंगल लूप था लेकिन यहाँ पर डबल लूप है, तो जरा इसको करते हैं और केवीएल से करते हैं। मैंने ये कहा कि ये E1 है तो पॉजिटिव से निकलता है। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है? पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में ये अंतर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो ये है कि बैटरी के अंदर का, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि जो आप देखते हैं ना ऑप्टिमम बैटरी कैपेसिटी मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, तो मोबाइल फ़ोन में आप ये देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है वो तो 100% शो करेगी, और धीरे धीरे जैसे बैटरी लाइफ ख़त्म होती जाती है, मोबाइल फ़ोन पुराना होता है, तो आप उसका ऑप्टिमाइज बैटरी परसेंटेज अगर आप देखेंगे ना जाकर सेटिंग्स में, तो वो आपको 82 या 83% दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो 100 वोल्ट की बैटरी है, 100 की नहीं होती खैर, अगर मान लो 100 वोल्ट की बैटरी है तो आपको 82 वोल्ट ही मिल रहा है। तो 100 वोल्ट क्या है, उसका ईएमएफ अंदर वाला वोल्टेज, और वो प्रोड्यूस कितना कर रहा है, वो डिलीवर कितना कर रहा है, 82। तो 82 उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चीज़ है, समझ गए। अब हम मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन जब हम यूज़ करते हैं तो वो डिस्चार्ज होता रहता है, ठीक। चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में ये दोनों चीज़ें वेरी करती रहती हैं। मतलब अगर हम चार्जिंग करेंगे तो हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ को एक्सीड कर जाए, लेकिन डिस्चार्जिंग में वो हमेशा जो है कम ही रहेगा, ठीक है। तो अंतर सिर्फ इतना है, आप ये सोचिए कि ईएमएफ बैटरी के अंदर का वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बाहर का वोल्टेज, कि वो डिलीवर कितना कर रहा है, क्लियर है। अब देखिएगा ये E1 है, तो E1 जो करंट डिलीवर कर रहा है, करंट कहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा, तो इसने करंट कितना डिलीवर करा, I1। E2 ने करंट कितना डिलीवर करा, I2। तो E1 में से करंट निकला I1, E2 में से करंट निकला I2। अब जरा देखो इस करंट, ये करंट ऐसे चलता गया, ऐसे चलता गया, यहाँ पहुँचा, तो यहाँ इसको पहली नोड मिली, तो इसने कहा चलो ठीक है। अब इसी तरीके से तो नोड पर आएगा तो फिर यहाँ करंट सेम तो नहीं जाने वाला, कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो अब ये I1 इधर से आया तो I1 इधर आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इधर से I1 आया और नीचे से I2 आया, तो आप खुद बता दीजिए यहाँ कितना जाएगा, I1 प्लस I2। क्यों? क्योंकि दोनों करंट एंटर कर रहे हैं, तो लीव करने वाला इन दोनों के सम के बराबर ही होना चाहिए। तो मैं इस वाले को बोल दूंगा, इसको बोल दीजिए A, इसको बोल दीजिए B, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F, ठीक है। तो हमने ये कहा कि अप्लाइंग, यहाँ पर लिख देना क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, तो अप्लाइंग KCL एट नोड B, अप्लाइंग KCL एट नोड B, करंट लीविंग, हमने यहाँ लिखा था करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। अब मुझे करंट लीव जो कर रहा है इस नोड को वो चाहिए, तो मैंने करंट लीविंग यहाँ पर लिखा है, करंट लीविंग नोड B, करंट लीविंग नोड B इज इक्वल टू करंट एंटरिंग नोड B, करंट एंटरिंग नोड B, ये हो गया। अब करंट लीव जो कर रहा है वो कितना हो जाएगा, फिर एंटर करने वाला I1 और I2 है, यहाँ लिख दो I1 प्लस I2। अब यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने के बाद फिर यहाँ सर्किट डायग्राम में आप लिखेंगे I1 प्लस I2, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है, I1 प्लस I2 यहाँ आ गया,
I1 प्लस I2 यहाँ आ गया, तो होगा क्या कि इधर से तो इसमें से तो जा रहा है I1 प्लस I2, और यहाँ पर जिस बैटरी के जैसे मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से I1 निकला, तो भाई घूम फिर कर नेगेटिव टर्मिनल में I1 ही आएगा, ठीक है ना। वो किसी भी रास्ते चला जाए उसको घूम फिर कर ओरिजिनल वैल्यू को ही वापस आना है। इसका मतलब क्या है कि I1 ही यहाँ पर वापस आएगा, इधर I1 और इसमें भी I2, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा नोड तो ये भी है, नोड तो ये भी है, तो सेटिस्फाई हो रहा है केसीएल या नहीं, तो हम कहेंगे कि हाँ। ये रूल याद रखना कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकला है वो कितने भी लूप्स लगे हुए, जैसे यहाँ पर एक और दो लूप्स हैं, मान लो यहाँ पर 15 भी लूप्स हो, 50 भी लूप्स हो, तो भी आप समझ लीजिए जिस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकला है वो दुनिया जहान में घूम फिर कर जब नेगेटिव पे आएगा, नेगेटिव टर्मिनल पर, तो उतना ही सेम करंट वापस आएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि इस वजह से इस नेगेटिव में I1 ही आएगा, तो यहाँ अगर I1 आ रहा है, यहाँ अगर I1 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो किसी तरीके का कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं था, मतलब इधर भी I1 इधर भी I1, यहाँ से यहाँ तक पूरे में I1 ही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से I2 निकला तो भाई यहाँ से यहाँ तक I2 ही आएगा। तो अब आप इस नोड पर देखें तो यहाँ पर करंट लीव कौन सा कर रहा है I1, करंट लीव कौन सा कर रहा है I2, और करंट एंटर कौन सा कर रहा है I1 प्लस I2, तो करंट एंटरिंग I1 प्लस I2 और लीविंग भी I1 प्लस I2, हो गया केसीएल सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये फंडा बस याद रखना कि बैटरी में से जितना पॉजिटिव टर्मिनल में से निकला है करंट, नेगेटिव में उतना ही आएगा, तो आपका केसीएल कभी गलत लगेगा ही नहीं, केसीएल हमेशा सही लगेगा। एक मिनट, तो ये I1 प्लस I2 हो गया। अब आप ये कहेंगे, अब आपको KVL लगाना है, यहाँ पर KVL किस लिए लगाना है, फिर से याद रखिए क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, फिर एनर्जी डिसिपेटेड पर मैं बात करूँगा, पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। हाँ जी देखिएगा, अप्लाई KVL इन द लूप ABEF, लिखिएगा अप्लाइंग KVL, भाई कोई चीज ऐसी तो नहीं जो समझ में ना आ रही हो, बता देना, ठीक है। अप्लाइंग KVL इन लूप ABEF, और अब झूठ बोलना मत, नहीं आया तो प्लीज बता देना, क्योंकि भाई पेपरों में टाइम है कम। कब है आपके 27 से शुरू है ना, 24 इंग्लिश का है, कंफ्यूज क्यों रह रहा हूँ, 24 से हो रहे हैं आपके स्टार्ट, ठीक है। 12th वालों में 24 से, सर 24 28 6 24 6 फरवरी को फिजिक्स का है, नहीं मार्च में, हाँ मार्च में, अच्छा हाँ मार्च में, ठीक है 6 वो सर 6 मार्च को है, हाँ ठीक है। 24 से स्टार्ट हो रहे हैं, 24 को इंग्लिश का है, 28 को केमिस्ट्री हिस्ट्री का है, अच्छा 3 ही दिन मिले हैं बस, और फिजिक्स में 5 मैं बता रहा हूँ कोई कॉमर्स वाले बना है और ऐसे ही लग रहा है। फिजिक्स के बाद मैथ्स का है, मैथ्स में शायद मिले हैं 10-12 नहीं कितने, सर हमारे 15 तारीख को पेपर खत्म है, ये 15 को आपके पेपर खत्म है, एक मैं मिनट, बताती हूँ इस प्रोसेस, अच्छा हाँ कॉमर्स वाले ने बताया, सही कह हाँ मुझे कॉमर्स वालों का ध्यान आ रहा है, इकोनॉमिक्स वाले कह रहे हैं मेरे को 20 दिन की छुट्टी मिली 12-13 दिन की छुट्टी है, आराम से, 12-13 दिन की है छुट्टी। इनके 31 मार्च तो को मैथ्स का 11 को है, मैथ्स का 11 को है, तो 4 ही दिन हो गए, 7 8 9 10 है ना, खुंदक में हाँ बनी मैथ्स का 11 को 7 है, 8 9 10 4 दिन ठीक है वैसे, अरे ठीक है 4 दिन, सही बता रहा सर प्री बोर्ड और हूँ। बोर्ड में फर्क करेगा, आप ये समझ लो जब भी कभी ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं, जैसे 10-10 12-12 दिन की छुट्टी मिल गई, तो बच्चा थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाता है कि आराम से कर लूँगा, उसमें तो पेपर में भी टाइम मिल रहा है, चलो यही वाले सब्जेक्ट्स कर लो। अब आप बराबर प्रॉपरली कर लोगे और आपको फिर आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए टाइम मिल जाएगा, ठीक है ये। सर होली तो 8 मार्च ही है, तो क्या मुझे होगा? होली इस बार होली खेलोगे नहीं? तुम तो वैसे भी शायद पिछले साल भी नहीं खेली थी, उससे पिछले साल भी नहीं खेली। किसने बोला? पिछले साल मैं नीचे आई थी ना, मैंने रंग लगवाया था अपने, पता नहीं या तो ये थी या कोई और 1-2 लड़कियां थी, उन्होंने बताया था कि भाई हम तो खेलते ही नहीं है। यहीं पर ट्यूशन में बच्चे गुलाल लेकर आ गए थे, है ना, तो उन्होंने भेजा था कि नहीं वो स्किन सेंसिटिव है ये वो इस तरह से, तो मुझे लगा शायद नहीं खेल रहे होगे। मैं तो सर वृंदावन जाती थी,
हाँ उसे देखा था मैंने सेक्शन, तो वो पागलों की तरह घूम रहा था। चलो जी देखिए, अप्लाइंग केवीएल इन लूप ए बी ई एफ। देखो भाई जरा, अब ए बी ई एफ में लगा रहे हैं तो ए से बी, फिर बी से ई, फिर ई से एफ और फिर एफ से ए। मतलब मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे ए तक आना है। तो बल्कि इसको ये भी लिख देते हैं, अप्लाइंग केवीएल इन लूप ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए, ताकि मैं ए से ए तक आ जाऊँ। अब जरा देखो, ए से बी तक तो कुछ भी नहीं है, ना कोई रेसिस्टेंस ना कोई वोल्टेज। अरे इधर देखो, ए से बी तक कुछ नहीं। अच्छा, बी से ई तक जब मैं जा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस है 4 और करंट है I1 प्लस I2। तो लिखो 4 I1 प्लस I2। फिर ई से एफ तक आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, लेकिन फिर एफ से ए तक आएंगे तो इधर तो है रेजिस्टेंस R2, ठीक है। और इसमें जाने वाला करंट कितना I2, I2 ही जा रहा है इसमें भी। तो I2 इंटू R2, तो प्लस का I2 इंटू 1। अब देख लीजिए, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया और 6 वोल्ट है तो -6 इज इक्वल टू 0। अब हम ए तक आ गए, अब कुछ भी नहीं बचा है। तो क्या करेंगे, ये हो गया 4I1 प्लस 4I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 6। 4I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट लीजिएगा, अप्लाइंग केवीएल इन लूप, अप्लाइंग केवीएल इन लूप बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। तो केवीएल लगाते टाइम करंट वरंट की डायरेक्शन की चिंता मत करना, बस लगा देना केवीएल, ठीक है। फंडा याद रखना, करंट के साथ चल रहे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव लेकर चलेंगे, करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो पॉजिटिव लेंगे वोल्टेज को, नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो नेगेटिव ले लेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि बी से सी तक जा रहा हूँ, बी से सी तक कुछ नहीं है रास्ते में, फिर सी से डी तक जा रहे हैं तो पहले ये आ रहा है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि प्लस का 12 वोल्ट, तो प्लस का 12 आ गया। फिर यहाँ पहुँचे तो करंट इधर आ रहा है लेकिन मैं इधर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब I1 इंटू 2 विद माइनस साइन। देखो माइनस का 12 नहीं आएगा ना, प्लस का आएगा क्योंकि मैं ऐसे जा रहा हूँ ना, बी से सी और फिर ऐसे। तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो प्लस का 12 आ गया, ठीक है। उस पे करंट की डायरेक्शन का प्रॉब्लम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो अपने आप ही वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा, तो ये प्लस का 12 हो गया और करंट की डायरेक्शन का असर सिर्फ रेजिस्टेंस पर पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2I1 विद माइनस साइन, -2I1 हो गया, ठीक है। उसके बाद डी से ई तक कुछ नहीं, फिर ई से बी तक आना है तो करंट यूँ आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो माइनस का 4I1 प्लस I2 और अल्टीमेटली आ गए हम बी पर, इज इक्वल टू 0। और 12 को उधर ले जाओ, फिर बचा -2I1 -4I1 -4I2 इज इक्वल टू -12। हाँ जी, माइनस साइन ले लो इधर कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया तो 2I1 प्लस 4I1 हो गया 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू माइनस का 12, तो माइनस से कट गया -6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 12। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व करना है, तो 4I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6, 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 12। तो आप ये देखो, चाहे तो 4 और 6 का एलसीएम ले लो, चाहे 5 और 4 का एलसीएम ले लो। 5 और 4 का थोड़ा बड़ा हो जाएगा एलसीएम 40, 6 और 4 का एलसीएम 12 रहेगा, छोटा रहेगा, तो ये वाला ले लो, ये ज़्यादा सही है। मर्जी है आपकी, कोई भी लोगे रिजल्ट सेम है। तो 4 और 6 का एलसीएम मुझे एलिमिनेट करना है, जैसे दो इक्वेशन सॉल्व करते थे ना एक्स और वाई के लिए, ऐसे ही एलिमिनेट करना है। तो 4 ये वाला जो है इसमें तो करेंगे 3 मल्टीप्लाई और इसमें कर देंगे 2 मल्टीप्लाई, तो 3 4 का 12I1 प्लस 18I2 इज इक्वल टू 18, 2 6 का 12I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू 24। नीचे वालों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 माइनस, नीचे वालों का साइन माइनस हो गया, 12I1 कट गया, 15 माइनस 8 हो जाएगा 7I2 और 18 माइनस 24 हो जाएगा माइनस का 6। तो भाई I2 हो गया माइनस का 6 अपॉन
7 आई टू हो गया माइनस का 6/7। अब दिमाग में ये आता है कि अरे तो नेगेटिव आ रहा है, तो कहीं हमने गलती तो नहीं करी, कोई बात नहीं, नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि आई टू की डायरेक्शन जो हम ऐसे ले रहे हैं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि उल्टी डायरेक्शन में है आई टू। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव से जब करंट निकलता है तो बैटरी चार्ज होती है, सॉरी डिस्चार्ज होती है, और जब पॉजिटिव में करंट आता है तो इसका मतलब बैटरी चार्ज होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर बैटरी चार्ज हो रही होगी। मुझे वो कुछ ना तो समझना है ना समझाना। हमारे पास नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं, हम इसको नेगेटिव नंबर की तरह ही ट्रीट करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं। तो आई टू की वैल्यू -6/7, डायरेक्शन तो हमारी मर्जी है ना कि हम कहाँ से कहीं से भी लो, कहीं से भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करो और अटको ना जहाँ पर वहाँ पर पूछना कि हमारा ये कॉन्सेप्ट कहीं पर भी अगर मतलब गलत हो जाए तो बता दें, गलत नहीं होगा कहीं पर भी, उसी से फिर कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसका क्वेश्चन तो हर बार छोड़ के आएंगे पेपर में। नहीं अभी छोड़ना मत, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, दिक्कत आएगी नहीं। चलिए जी आई टू ये हो गया। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में किसी भी रखो, put this value in equation 1, तो 4i1 प्लस 5 और i2 की वैल्यू -6/7 इज इक्वल टू 6। तो 4i1 -30/7 इज इक्वल टू 6, उधर ले जाओ, 6 + 30/7, तो जब एलसीएम लेंगे तो इधर तो आ गया 7, 7 6 42 + 30, तो 4i1 42 + 30 is 72/7, तो 4 हाउ मच ज़ा 4 1 ज़ा 4, 7 माइनस 18 हो गया, 18 4 ज़ा 72, i1 इज इक्वल टू 18/7 एम्पीयर। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, मुझे हर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो मुझे ये बताना है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसमें कितना है और इसमें कितना है। तो अब आप ये देखो कि अगर मैं इस वाले में, अगर मैं बीच वाली ब्रांच में निकाल लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, या इसमें निकाल लो या इसमें निकाल लो, जिसमें आपको निकालना है उसमें निकाल लीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, कैसे निकलेगा, i1 + i2 × r, तो ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आप ये करिएगा पोटेंशियल डिफरेंस across each cell is equal to potential difference across R। ये जो कैपिटल R है इसके अक्रॉस निकाल लो पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में क्या है, करंट इनटू रेजिस्टेंस ही तो करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो गया मेरे पास i1 + i2 × R। हाँ जी, i1 कितना है 18/7 और i2 है नेगेटिव का, नेगेटिव कितना 6/7। ठीक है, और r कितना है 4, 18 - 6 is 12, तो 12/7 × 4 यानी कि 48/7 वोल्ट। सर ये i1 + i2 वाला ही हो गया। मर्जी है आपकी, अभी ले लिया ना 48/7 वोल्ट, ये समझ में आ गया भाई, ये इस वाली ब्रांच में आ गया हमारे पास 48/7 वोल्ट, इतना आ गया। ठीक है, अब मैंने यही क्यों लिया, मैं तो ये लेना चाहता हूँ, तो ये ले लो तो भी यही आएगा, ये ले लो तो भी यही आएगा, क्योंकि तीनों के तीनों पैरेलल में है। पैरेलल में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होता है, कहीं गलत नहीं होता, अलग अलग नहीं होगा, सेम ही आएगा। तो ये हमारा 48/7 वोल्ट आ गया। अब हम अपने इस कंसेप्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो एक बार करके देख लो। ठीक है ना, जिसमें आप चाहो उसमें निकाल लो, बताओ कौन से में निकालना है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, नीचे वाले में निकाल लेते हैं। तो क्या करना है यहाँ पर, जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मुझे ये मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, i2 r2, एक तो इसका पोटेंशियल
और एक इसका तो पोटेंशियल निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो 6 वोल्ट है ही, ये तो 6 वोल्ट है ही। तो कैसे करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AF वाली ब्रांच में निकाल लो पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तो 6 हो गया, 6 और प्लस दूसरा इसको ऐड करो, इसमें कितना बैटरी का मतलब पोटेंशियल इसमें कितना है, तो I2 × 1। अब I2 जो है वो तो हमारा नेगेटिव में है, -6/7 × 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 7 6 = 42, 7 6 = 42 और ये कितना हो गया, -6/7, ठीक है। अच्छा हाँ, दूसरी चीज़ ये और देखनी है कि यहाँ पर जब हमारा करंट है, करंट का डायरेक्शन जब नेगेटिव में ही जा रहा है, हम इस तरह से चल रहे हैं, अब इस बार में इस तरह से चला, ठीक है। आपको जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप कोई ये पाथ चूज कर लो, चाहे तो आप इधर से इधर चलो, चाहे आप इधर से इधर चलो। अगर मैं इधर से इधर चल रहा हूँ, अगर मैं इधर से इधर चल रहा हूँ तो I2 R2 लूँगा, I2 R2 लिया है मैंने, नहीं समझे भाई। I2 की वैल्यू आ गई -6/7। अगर मैं इस तरफ चल रहा हूँ तो मैंने I2 R2 ले लिया और फिर नेगेटिव आएगा ना पहले, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो ये आएगा -48/7 वोल्ट। नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है। हाँ ऐसे भी ले सकते हैं। अगर ऐसे लेना है तो ऐसे लेने में क्या करेंगे कि पॉजिटिव पहले आ रहा है तो प्लस का 6 लेंगे, और फिर करंट ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो ठीक है नेगेटिव ले लेंगे, तो -1 × I2 ऐसे कर लेंगे। जब ऐसे करेंगे तो 6 - 1 I2 कितना है, -6/7, तो 6 + 6/7, जब इसको करेंगे तो भी 48/7 आएगा। यहाँ नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि भाई चलना ऐसे था, मैं ऐसे चल रहा हूँ, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो आप क्या करें, इसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, चाहे इसके अक्रॉस, चाहे इसके अक्रॉस, चाहे इसके अक्रॉस, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आएगा। क्लियर है? सर ऊपर वाले में 12 + I1 × R1 करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर वही देखेंगे कि चल कहाँ को रहे हैं। अगर ऐसे चल रहे हैं, तो प्लस का 12 और माइनस का I1 R1 होगा, अगर ऐसे चल रहे हैं। और अगर ऐसे चल रहे हैं तो प्लस का I1 R1 माइनस का 12, तो ये करना है। बस इस तरह से निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर तीनों का निकालना नहीं, एक का बस, ये एक का निकाल लिया। और इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, इसी वजह से मैंने प्लस का I1 + I2 × R लिया है, प्लस का I1 + I2 × R, ठीक है। अगर आप इधर चलेंगे तो वही चीज़ -48/7 आ जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं, नेगेटिव से सिर्फ डायरेक्शन का पता चलेगा और आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, तीनों तरफ कहीं भी नहीं। बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अच्छा लक्ष्य जो तुमने अभी भेजा है ना, वो तुम्हारे डाउट्स में बताऊंगा, तुम्हें अलग से बता दूंगा, ठीक है। आज फिर इतना ही कर लीजिए, बाकी फिर मैं सर हाँ बोलो। सर कल एग्जाम है मेरा। हाँ मुझे मालूम है, तो आज ही बताऊंगा, ठीक है। तो अगले जो क्वेश्चंस हैं ना, क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हैं इसके, तो अब क्या करेंगे कि कल जो आपकी क्लास होगी शाम को, उसमें तो सेमीकंडक्टर आगे बढ़ाएंगे, और परसों जो क्लास होगी उसमें KVL KCL के और क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। इन द मीन टाइम अगर आप भी ट्राई करें तो पूछना मेरे से, कहीं पर अटकना तो पूछना जरूर, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस उठा लेना, कहो तो मैं भेजूँ क्वेश्चंस, हाँ सर आप भेजूँ ना मेरे पास। चलिए जी फिर ओके।